हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करना है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करना है। तो हमें पता है इसमें दो सीरीज़ होती है, लैंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टेनॉइड सीरीज़। तो आज हम लैंथेनॉइड सीरीज़ में जो एलिमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है इसे 2 लेक्चर लगे, तो आज इसका होगा पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लैंथेनॉइड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 1, लेक्चर नंबर है 6। चैप्टर चल रहा है हमारा 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमें आज पूरा डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। ओके, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते। क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एफ ऑर्बिटल को फिल करेंगे। मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करते लास्ट के इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है वो एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में फिल होगा उन या एंटर करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। उसके साथ साथ ये जो एलिमेंट्स है ये क्या किए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली क्या किए जाते हैं, यहाँ पे इनको सेपरेट जगह है एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया, और नीचे जो होता है उसे क्या कहा जाता है, बॉटम में उसे कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, 6th और 7th पीरियड के। तो 6th और 7th पीरियड के क्या होंगे, ये मेंबर होंगे। तो हम जो ऐसे होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, और ऐसे जो होते हैं हॉरिजॉन्टल उनको पीरियड कहते हैं। तो ये 6th और 7th पीरियड को क्या करते हैं, बिलोंग करते एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहला पॉइंट था एफ ब्लॉक में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पीरियोडिक टेबल के बॉटम में इनको ड्रॉ किया जाता है, और ये सबसेट होंगे 6th और 7th पीरियड के। दिस एलिमेंट्स हैव 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ ऑर्बिटल। तो हमें पता है एफ ऑर्बिटल कैसे होता है, तो एफ ऑर्बिटल ऐसे होता है, कितने बॉक्स होंगे उसमें, ऑर्बिटल कहा जाता है बॉक्स को। तो यहाँ पे 7 होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन एंटर होने के चांसेस है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते, 9 हो सकते, 10 हो सकते, 11 हो सकते, 12, 13, 14। मतलब 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इस ऑर्बिटल में एंटर हो सकते हैं। सो दीज एलिमेंट्स हैव 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ ऑर्बिटल, और 0 to 1 इन द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। इससे पहली जो एनर्जी लेवल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, 0 से लेकर कितने तक हो सकते, 2 तक क्या हो सकते, या 1 तक क्या हो सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते। तो ये जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है, इसके बाद वाला होगा ये ऑर्बिटल, बट इसकी एनर्जी कम होने की वजह से पहले फिल होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें कितने 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है जो बहुत ही बड़ा है। अगर कोई पूछे कि क्या प्रॉपर्टीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, द प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू द डी ऑर्बिटल। तो डी एलिमेंट और इनके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट क्या होते, सेम होते। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, सिमिलर टू डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते, सारे नहीं सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू द सबसेल्स ऑफ n-2 लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, n-2
2, डी में क्या होता था n-1 था, यहाँ पे क्या होगा n-2 लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ऐड होंगे। और तीसरा पॉइंट है ये क्या होंगे प्लेस बिटवीन n-1 डी एंड ns ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पीरियोडिक टेबल में कैसे होंगे, इस साइड में ns होगा, इस साइड में क्या होगा n-1 डी ऑर्बिटल होगा, और बीच में ये दो सीरीज क्या होंगे ऐसे प्लेस होंगी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है इनकी। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, कैन यू टेल करके, फ्रॉम द पेज नंबर 181 पे ये क्वेश्चन है। व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन ये हमेशा आता है, क्योंकि एफ ब्लॉक को ही इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये जो एफ ऑर्बिटल होता है या फिर एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक कहाँ पे लाई करता है, इनसाइड द डी ऑर्बिटल। एक्चुअल डी ऑर्बिटल में ही ये ड्रॉ करने में परेशानी होती है, इसलिए इसको नीचे ड्रॉ किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अदरवाइज इनसाइड क्या है, ये इनसाइड क्या होगा डी ऑर्बिटल ही होगा। कैसे वो भी दिखाती हूँ। तो ये डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है इन रिलेशन टू द ट्रांजिशन मेटल। तो ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो 6 और 7 जो होगी, तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होगा, इसके इस साइड में भी वापस क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ये क्या होगा, इसके बीच में आया है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या लिख सकते हैं, एफ ब्लॉक लाइज much inside the d orbital, hence in the relation to the transition metal the f block elements are called as inner transition metals। तो ट्रांजिशन मेटल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आर देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स में कोई सिमिलैरिटीज़ है, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में कोई सिमिलैरिटीज़ है? तो आंसर है यस, सिमिलैरिटीज़ है। क्या सिमिलैरिटीज़ है? देयर इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, सम ऑफ दैट प्रॉपर्टीज एज। कौन से सिमिलैरिटीज़ है, देखो, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, दोनों भी क्या है, मेटल से। डी ब्लॉक एलिमेंट भी और एफ ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन भी और इनर ट्रांजिशन भी क्या है, सारे क्या है, मेटल से। ये पहली सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है इनकी, देखो, अक्रॉस द सीरीज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज। तो इनकी क्या होगी, एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या होगी, डिक्रीज होती है दोनों की सीरीज में। ओके, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ का, इनका क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऐसा स्टेबल नहीं है, ये वेरिएबल होता रहता है, एक से ज़्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते। फोर्थ, इनमें एक अलग क्वालिटी होती है कि ये क्या बना सकते हैं, केमिकल के कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तब देखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तब हम देखेंगे कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। और आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे मेंबर कौन होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है, इसलिए। और फिफ्थ, इनके बीच में सिमिलैरिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है दोनों का, क्योंकि ये क्या है, मेटल से। तो ये सिमिलैरिटीज है बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज है क्या? यस, दे आर ऑल मेटल इन सीरीज द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सिमिलैरिटीज होंगी दोनों के बीच। तो चलो, अभी हमने थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में जान लिया। अभी हमें स्टार्ट करना है इसके दो सीरीज़ है, लैंथेनॉइड 6 सीरीज एंड जो 7th होगी उसे एक्टेनॉइड्स कहा जाता है।
तो हमें लैंथेनॉइड्स के बारे में डिस्कस करना, एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें भी हो सकता है 2 लेक्चर बनेंगे इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई लैंथेनॉइड्स नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर मतलब बहुत कम दिखने वाले, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजिकली लैंथेनॉइड्स आर टर्म एज रेयर अर्थ एलिमेंट, पहले उनको रेयर अर्थ एलिमेंट ही कहा जाता था। दे आर फेयरली एबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, बहुत मतलब एकदम कम अमाउंट होगा। तो देखो जैसे कि जो थैलियम थ्यूलियम है, तो थ्यूलियम इसका सिंबल है टीएम, एटॉमिक नंबर है 69। तो जो ये एलिमेंट है ये लैंथेनॉइड का मेंबर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये फाउंड होता है नेचर में मोर एबेंडेंट दैन सिल्वर, इसका परसेंटेज सिल्वर से ज़्यादा है। ये कितना मिलता है? अबाउट 4.5 इंटू 10⁻⁵ इतना अमाउंट है। और सिल्वर सबको पता है Ag, ये कितना मिलता है? 0.79 इंटू 10⁻⁵। ये परसेंट है बाय मास, परसेंट बाय मास है दोनों का भी। तो इसका अमाउंट कम है और इसका अमाउंट ज़्यादा है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो आप कहोगे कि ये ज़्यादा मिलता है ये कम मिलता है, फिर भी रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है? लेकिन ये जो मिलता है माइन से, ये फ्री स्टेट में मिलता है, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है। इसे डायरेक्ट प्यूरिफाई करके हम यूज़ कर सकते। बट इसका क्या प्रॉब्लम होता है? ये जो होगा ये डिफ़िकल्ट होता है एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली फ्रॉम देयर ओवर्स। ये मिला तो है ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन जो मेटालर्जी की प्रोसेस है वो मेटालर्जी की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इकोनॉमिकल नहीं है प्रोसेस। इसे इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए ये जो टर्म है ये टर्म कॉइन हुई, जिसे कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल। So the name rare earth metal was coined because difficulty in extracting them economically in the pure form। तो लैंथेनॉइड जो है मिलते तो है बट उनको सेपरेट करने के प्रोसेस भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इनका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल नहीं है। मतलब जो एक्चुअल मेटल की प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा कीमत क्या कर लगती है इसे सेपरेट करने में। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ड्यू टू न्यू सेपरेशन मेथड, अभी जो नए सेपरेशन मेथड आए जैसे कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, ये जो है एलिमेंट्स इनको सेपरेट किया जा सकता है इजीली एंड मोर इकोनॉमिकली। लेकिन ये प्रोसेस अभी आए, अभी मतलब बहुत रिसेंटली आए सेपरेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज़ होती है? आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड यूज़ होती है, जिससे इनको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसे कोई मेथड नहीं थे, इसलिए उनको कहा जाता था हिस्टोलॉजिकली रेयर अर्थ मेटल। अभी तो क्या है? लैंथेनॉइड ही कहा जाता है। तो चलो अभी हमें लैंथेनॉइड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ये सारे मेटल है, ये तो हमने जान लिया। तो हम क्या करते हैं? इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। एक एक प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। लैंथेनॉइड की बात कर रहे हैं हम, सॉफ्ट मेटल्स होंगे। इनका कलर होता है सिल्वरी वाइट, मोस्टली क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट कलर के मेटल होते हैं ये। ओके, इनकी डेंसिटी जो होती है मॉडरेट डेंसिटी होती है, मतलब बहुत कम भी नहीं होंगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। इनकी डेंसिटी अमाउंट होती है अबाउट नियरली 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है। इनका कलर जो होता है, कलर एंड ब्राइटनेस क्या होता है? रिड्यूस होता है ऑन एक्सपोजर इन एयर। इनका कलर और जो भी ब्राइटनेस होगा ये क्या होगा? रिड्यूस हो जाता है जब ये किसके कांटेक्ट में आते? एयर के कांटेक्ट में आते। तो ये सॉफ्ट मेटल से सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। इनकी डेंसिटी मॉडरेट होती है, अबाउट 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगी। इनका कलर और ब्राइटनेस दोनों भी एयर में एक्सपोजर मतलब एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। कलर चेंज होंगे और ब्राइटनेस भी उनका डल होने लगेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ये मेटल्स है तो क्या होंगे? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल्स हमें पता है क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये लैंथेनॉइड्स भी क्या होंगे? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होते हैं?
ये जो सारे होंगे लैंथेनॉइड्स ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। सारे क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। सिर्फ एक ही मेंबर है इनका जो रेडियो एक्टिव होगा, इसका नाम है प्रोमेथियम। प्रोमेथियम सिंबल है इसका पीएम। ये एक को छोड़ दिया तो बाकी सारे क्या है? ये सिर्फ रेडियो एक्टिव है नेचर में। इसको छोड़ दिया तो बाकी सारे क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव इसके मेंबर से। तो ये जो प्रोमेथियम है पीएम, इसका एटॉमिक नंबर है 61। तो ये रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे क्या होंगे? ऑल मेटल्स आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या होगी। जो बाइंडिंग होता है वाटर के साथ, वो क्या होता है? इनका कॉमन होता है। मतलब वाटर जो होगा फाउंड प्रोड्यूस व्हेन द आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये क्या है? बाइंड हो सकते हैं वाटर के साथ। तो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, अदर एलिमेंट जैसे ही होंगी। जैसे अदर मेटल बाइंड होते हैं वैसे ही वाटर के साथ इसकी बाइंडिंग सेम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली क्या होता है? हमें देखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे हमने सॉलिड स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होगा? 6 होगा। ग्रेटर देन 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा हो सकता है। टिपिकली 8, 9 होता है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 12 भी होता है। मतलब ऐसे रेयर एलिमेंट है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी है। मतलब 12 बॉन्ड वो क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। 8, 9 क्या है? कॉमनली दिखता है 8, 9 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 12 तक भी जा सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जो हाइड्रेटेड लैंथेनाइड आयन है, तो हाइड्रेटेड लैंथेनाइड आयन मतलब H2O9। ओके, तो ये क्या है? इसे कहा जाता है नैनो हाइड्रेट कहा जाता है इस आयन को। नैनो क्यों? 9 नंबर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 9 है। लैंथेनाइड के साथ कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? 9। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 9। इसे नैनो हाइड्रेट भी कहा जाता है। ये क्या है? हाइड्रेटेड लैंथेनाइड। तो ऐसे क्या है? इसका नंबर 8, 9 कॉमन है, 6 से स्टार्ट होता है और 12 तक कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लैंथेनॉइड्स आर द स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ये क्या होंगे नेचर में? पैरामैग्नेटिक होंगे। हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में 11 से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे? मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे जो गैडोलियम है, गैडोलिनियम है, ये क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हम सब कुछ डिस्कस कर चुके। कब? बिलो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के नीचे ये क्या होता है? ये होता है फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो है गैडोलिनियम, तो ये क्या होगा? इसका सिंबल है GD सिंबल है इसका और एटॉमिक नंबर है 64। ये क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा बिलो द 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो अदर हेवी लैंथेनॉइड्स है, जैसे कि यहाँ पे टर्बियम है, टर्बियम, उसके साथ यहाँ पे है डायस्प्रोनियम, प्रोसियम है, उसके बाद है होलिमियम, अर्बियम, उसके बाद है थूलियम और आगे का मेंबर। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होंगे? फेरोमैग्नेटिक होंगे एट लोअर टेम्परेचर। ये सारे क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक होंगे, रूम टेम्परेचर में नहीं है, लोअर टेम्परेचर में। तो जो हेवी मेंबर है वो सारे क्या होते हैं? यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक होते हैं लोअर
टेम्परेचर में। आई होप दिख रहा है अभी। तो ये सारे मेंबर जो होंगे, मतलब कहाँ से, ये जो है टेरेबियम, इसका 65 है, इसका 66 नंबर है, या होलेमियम का 67 है। 68 से लेकर 71 तक जो भी हेवी है वो सारे क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक होंगे नेचर में जब टेम्परेचर लोअर होगा। और ये जो है ये इससे स्टार्ट होता है, मतलब 64 से आगे के सारे मेंबर क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक होंगे एट लोअर टेम्परेचर। बाकी क्या होते हैं, सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में। अगर कोई पूछे लैंथेनॉइड्स आर डैश डैश इन नेचर, तो क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितना नंबर था, आई होप 7 था, जो भी नंबर हो। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड होंगी, दीज प्रॉपर्टीज आर लार्जली, खुद पे डिपेंड है उनको, इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इस पे एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब जो स्पेक्ट्रा होता है गैस का, सॉल्यूशन का या सॉलिड का, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनॉइड्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 8 नंबर, लैंथेनॉइड्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, और बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होगा। पहले तो मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में, मतलब पहले मेल्ट होंगे उसके बाद बॉयल होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अबाउट है 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, 1000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है इनकी, जो एटॉमिक और आयोनिक रेडिया है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, एटॉमिक और आयोनिक रेडिया जो होंगी इनकी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी फ्रॉम लैंथेनाइड टू द लास्ट मेंबर। तो ये क्या होगी, मतलब जब हम ऐसे जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट होगा ये लैंथेनाइड से लेकर लास्ट मेंबर होगा इसका ल्यूटेटियम। तो इसकी होती है 117 पिकोमीटर एटॉमिक रेडिया, और इसकी होती है 100 पिकोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो क्या होगी, एटॉमिक आयोनिक रेडिया क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देख लेते हैं कि क्यों डिक्रीज हो रही। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसके बाद भी रेडियस क्यों कम हो रही है, तो क्या होगा, इनके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, लैंथेनॉइड 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ एंटर करेंगे, 5f ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे। नॉट सील्डेड द आउटर 5s एंड 5p इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली। तो इसके बाहर, मतलब देखो ये 5f है, तो ये जो 5s होगा इसके अंदर और 5p होगा इसके अंदर, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, इट इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्ड करना मतलब इसने क्या करना, न्यूक्लियस को इसे ढक के रखना, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को। जनरली क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो सपोज ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हुए, 4 5 6 7 8, और इसके बाहर के शेल में भी 2-3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अंदर की इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो एक्चुअल जो उसका साइज होता है उससे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बाहर ढकेल देंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पूरा ऐसी तरह शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते, ताकि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँच ही ना सके। इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो इनर मोस्ट है
मतलब सेकंड लास्ट एनर्जी लेवल है या सेकंड लास्ट ऑर्बिटल है जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है उसे क्या है, एक्सपीरियंस ही नहीं करने देता है। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ तक पहुँचता है नहीं, इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने शील्डिंग इफेक्ट, इसने एक्चुअल डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर रखा है। तो यहाँ पे 5f में क्या होता है, 5f में भी वैसे ही होता है, 5f में भी ऐसा ही होना चाहिए था। सपोज ऐसे समझ लो कि ये 5s है, ये 5p है और ये 5f है। तो ये जो 5f के इलेक्ट्रॉन को ये शील्ड नहीं कर पाते, मतलब ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था एक्चुअली, लेकिन f ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, वो इफेक्ट यहाँ तक पहुँचता है क्योंकि इसकी साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है न्यूक्लियस पे, ये लास्ट ऑर्बिटल 5f ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते। और इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज मतलब वो ऐसे श्रिंक करके रखेगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल को। तो इसीलिए क्या होती है, जैसे जैसे 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक आयोनिक रेडिया क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर की शेल को क्या करके रखता है, श्रिंक करके रखता है, थोड़ा सा टाइटली हेल्ड करके रखता है। इसीलिए लैंथेनाइड में क्या होगा, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसी को कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसे ही कहोगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मतलब थोड़ी सी साइज क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस उसे पकड़ के रख रहा है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आंसर क्या लिखोगे, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू द ल्यूटेनियम। दिस इज बिकॉज 5f ऑर्बिटल डज नॉट शील्ड द आउटर 5p and the 5s electron effectively, leading increase in the effective nuclear charge and decrease in the atomic size. This is known as lanthanide contraction. तो lanthanide contraction इसे क्या, एक्चुअली इसने क्या करना चाहिए था, इनर शेल ने ये बाहर के सेल को दूर ढकेलना चाहिए था, बट एफ ब्लॉक एफ के लिए वैसे नहीं हो रहा है, ये इसके क्लोज ही रह रहा है और इसे न्यूक्लियस पे जो इफेक्ट है वो महसूस हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज महसूस हो रहा है, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रख रहा है। जैसे जैसे 5f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और क्या हो जाएगी, साइज छोटी। भले ही एटॉमिक नंबर बढ़े बट साइज क्या हो जाएगी, छोटी होगी। इससे कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो चलो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर इन मेटेलिक स्टेट, मतलब क्या होंगे, रिएक्टिव स्टेट में होंगी। ये सारे हमने कहा कि ये क्या है, कौन से स्टेट में, मेटेलिक स्टेट में। तो मेटेलिक स्टेट हमें पता है क्या होती है, ये रिएक्टिव स्टेट होती है। ओके, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एंड ट्रांजिशन मेटल। तो ये क्या होंगे, रिसेंबल होंगे अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड द reactivity of the transition metal. They react with the water and gives the metal hydroxide. तो ये क्या होते हैं जनरली, यहाँ इनके मेंबर, तो मैं यहाँ इनके मेंबर को सिर्फ M से मेंशन कर रही हूँ, M for any metal from the lanthanoid. When it react with the water, लिक्विड वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होंगे तब ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है गैस फॉर्म में, ये क्या होगा, रिलीज होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे आर इन मेटेलिक फॉर्म, दे आर रिएक्टिव फॉर्म, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड, और आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। सी द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ओके, दे ऑकर्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अल्सो, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 और +2 हो सकती है। मोस्टली क्या होती है, +3 होती है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो +2 भी दिखाते, जैसे कि EU, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2, 2 प्लस चार्ज है इस पर।
उसके बाद YB ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। तो ये दोनों भी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, +2 को भी दिखाते हैं, +3 को भी दिखाते हैं। ये YB कभी कभी क्या है, बहुत रेयरली ऐसे दिखाता है, मोस्टली क्या होता है इसका +2 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को ये दिखाते हैं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे यहाँ पे। इन दोनों को क्या कहा जाता है, डाई पॉजिटिव मेटल आयन कहा जाता है। डाई पॉजिटिव क्यों, इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों को हम क्या कहेंगे, डाई पॉजिटिव मेटल आयंस। तो जिन पे भी +2 चार्ज आता है इन सबको डाई पॉजिटिव मेटल आयन कहा जाता है। तो ये डाई पॉजिटिव मेटल आयन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा लैंथेनॉइड का, वो भी होता है +4, मतलब जो स्पीसीज +4 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते, बट मोस्टली क्या होगा, +3 होगा। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है इनकी, दे फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, स्टेबल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड कब फॉर्म होंगे, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जहाँ पे M क्या होगा, मेटल आयन होगा। कोई भी लैंथेनॉइड का मेटल का आयन होगा, ऑक्सीजन के साथ M2O3 इस टाइप का क्या है, स्टेबल ऑक्साइड क्या करते हैं, ये फॉर्म करते। फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप द मेटल लैटिस। लैटिस तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना ही है। जो मेटल का लैटिस होता है, लैटिस मतलब कितने कंपाउंड से वो सराउंड है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लैटिस को ब्रेक करने के लिए, इसे कहा जाता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसे कहा जाएगा हीट ऑफ, नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना ही है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहा जाता है। हीट मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस। तो यहाँ पे लैंथेनॉइड में क्या होता है, लोअर हीट होता है, मतलब ये क्या चाहिए उसको, लो हीट की ज़रूरत होती है। कम से कम हीट में भी क्या करते हैं ये मेटल, क्या करते हैं, लोअर लगती है इनको ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन को ज़्यादा हीट लगती है उनकी लैटिस को ब्रेक करने के लिए, और इनर ट्रांजिशन बहुत कम एनर्जी में भी अपनी लैटिस को क्या करते हैं, ब्रेक करते। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में, और इनका इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में, F ब्लॉक में। तो इनको आप सिर्फ इतना याद रखो, दे रिक्वायर्ड लेस हीट ऑफ atomization. What is heat of atomization? The energy required to break the lattice. अगर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन को कंपेयर करेंगे तो ट्रांजिशन को ज़्यादा एनर्जी लगती है और इनर ट्रांजिशन को लोअर एनर्जी लगती है टू ब्रेक देयर लैटिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली, यहाँ पे देखो 2 मेटल है, यूरोपियम और दूसरा है यहाँ पे एटेबियम। इनका जो होता है लोअर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन मतलब गैस में कन्वर्ट होने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो इनका क्या होगा, इनका सबसे लोवेस्ट होता है एंथैल्पी, एंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब गैस या स्टीम में कन्वर्ट होना। ओके, क्यों, इनकी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडिया है लैंथेनॉइड के रिस्पेक्ट में। तो इनकी एटॉमिक रेडिया क्या होगी, सबसे लार्ज होगी लैंथेनॉइड रिस्पेक्ट में। तो ये जो बेरियम जो होता है, बेरियम जैसी ही प्रॉपर्टी ये दिखाते। दिस 2 एलिमेंट्स, तो ये अल्कली अर्थ मेटल जैसे ही प्रॉपर्टीज दिखाते। कैसे प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये क्या हो जाएंगे, ये डिजॉल्व होंगे कहाँ पे, इनटू द लिक्विड अमोनिया। तो जैसे लिक्विड अमोनिया में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, डिजॉल्व होते, वैसे ये भी लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे, इसमें डिजॉल्व होके एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ क्या है, बेरियम जैसी कह सकते हो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी है कि वो क्या है, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाते हैं। इनका लो एंथैल्पीज होता है वेपराइजेशन का, इसलिए, और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखो 6 नंबर, ऑल लैंथेनॉइड्स फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड। सारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर सकते। तो सारे वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होगा Ln मतलब लैंथेनाइड मेंबर और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो ये उसका क्या होगा, जनरल
जनरल क्या कह सकते हो इसे, फॉर्मूला। Ln मतलब क्या होगा यहाँ पे, मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज का कोई भी मेटल 3 OH के साथ रिएक्ट करके ऐसे क्या बना सकता है, हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर सकता है। द आयोनिक एंड बेसिक, ये क्या होता है, ये जो होंगे क्या होंगे, आयोनिक होते हैं नेचर में, मतलब बॉन्ड आयोनिक होगा, और बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब एसिड के साथ क्या होंगे, ये रिएक्ट होंगे। तो ये आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, बेसिक होंगे नेचर में। इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होंगी फ्रॉम द La3+ से लेकर Lu3+ तक। तो हमने वो ऑलरेडी देखा है कि ये कैसे डिक्रीज होती है। तो बेसिसिटी भी क्या होंगी, यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट में क्या होगी, बेसिसिटी भी क्या होंगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। क्यों, उनकी साइज जितनी डिक्रीज होगी बेसिसिटी भी उतनी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द दिस सीरीज। ये सीरीज यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी। तो बेसिसिटी भी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये साइज, आयोनिक साइज भी क्या है, आयन की साइज डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। बेसिसिटी आयन के साइज पे डिपेंड होती है। तो ये जो होगा LaOH3, तो ये बनाएगा LaOH3 बनाएगा, और ये बनाएगा LuOH3, दोनों के अपने अपने हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होंगे दोनों के, ये क्या होगा, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ये क्या होगा, वीकली बेसिक। बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये क्या होगा, वीक बेस होगा। लेफ्ट से लेकर राइट तक आयन की साइज डिक्रीज हो रही है, इसलिए बेसिसिटी डिक्रीज होगी, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं, इसे हम वीक बेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 7 नंबर, लैंथेनाइड्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन। नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ क्या होंगे, ये रिएक्ट होंगे लैंथेनॉइड्स, मतलब इनके जो मेटल है सारे मेंबर इसके साथ रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे बनाएंगे नाइट्राइड, और हैलोजन के साथ अगर रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे हलाइड्स बनाएंगे। तो यह इसका जनरल फार्मूला होता है Ln, मतलब लैंथेनाइड का मेंबर नाइट्रोजन, और इनका होता है Ln, X मतलब एनी हैलोजन X3। तो यहाँ पे कोई भी लैंथेनाइड सीरीज का क्या होगा, मेटल एक ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, और कोई भी लैंथेनाइड सीरीज का मेटल और 3 यहाँ पे क्या होंगे, हलाइड, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इसका -3 होता है, इसका कितना है, +3 होता है मोस्टली। तो जनरल फार्मूला ये होगा कि ऐसे नाइट्राइड और हलाइड बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इनका, +3 होगा इसलिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 8 नंबर, लैंथेनॉइड्स आर हीटेड एट इलेवेटेड टेम्परेचर। अगर इनको आप 2800 केल्विन टेम्परेचर के आसपास अगर हीट करते हो विथ कार्बन, तो ये बनाते हैं कार्बाइड। कार्बाइड्स को बनाते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होगा LnC2। तो LnC2 का क्या है, बनता है LnC2 मतलब कार्बाइड है। अगर लैंथेनाइड को ऑलमोस्ट 2800 केल्विन टेम्परेचर में कार्बन के साथ अगर हीट करोगे तो कार्बाइड बनेगा, और कार्बाइड का जनरल फार्मूला होगा LnC2। यहाँ पे Ln क्या होगा, कोई भी लैंथेनाइड सीरीज का मेटल होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो लास्ट वाली 9 नंबर, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, मेनी ऑफ लैंथेनाइड आर कलर्ड। तो ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं नेचर में, मतलब इनके आयन कलर्ड होंगे। मोस्टली कौन से कलर होते हैं इनमें, इनमें कलर आता है ग्रीन होता है, पिंक होता है, उसके साथ कभी कभी येलो भी हो जाता है कलर। तो ये क्या होंगे, विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनी लैंथेनाइड्स आर कलर्ड मोस्टली ग्रीन, पिंक, येलो। ये क्यों कलर करते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अमॉन्ग द f ऑर्बिटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल में वो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इसीलिए ये अलग अलग कलर दिखाते हैं। तो ग्रीन, पिंक और येलो कलर के होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा उनकी बात हो रही है। चलो लैंथेनाइड की यूजेस देख लेते हैं शॉर्ट में।
कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड, क्या यूजेस है इनके। तो सबसे पहले दे आर कंपाउंड प्रेजेंट इन द एवरी हाउस होल्ड। ये लैंथेनॉइड कंपाउंड क्या है, हाउस होल्ड में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कलर टेलीविजन ट्यूब, हमारे जो टीवी का ट्यूब होता है, कलर टीवी का ट्यूब, उसमें प्रेजेंट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन द सर्टन मिक्स्ड लैंथेनॉइड कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं इस पर, ये इमिट करता है विजिबल लाइट को और स्मॉल वेवलेंथ रेंज इनसाइड द सरफेस ऑफ टेलीविजन ट्यूब। इसके साथ साथ ये हमारा जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर में प्रेजेंट होंगे। ओके, is coated with the tiny patches of the thin different lanthanide compound. It gives the three color that makes the color image. कलर इमेज बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो कौन से यूज़ होंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यूज़ होंगे यहाँ पे यूरोपियम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद एट्रियम को यूज़ किया जाता है, यूरोपियम का सिंबल है यू, इसका है वाई, इन दोनों को यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है इसका ऑक्साइड क्या होगा, UO3 ट्वाइस और ट्वाइस O3, इन दोनों को यूज़ किया जाता है टू मेक द कलर इमेज इन कलर टेलीविजन एंड द कंप्यूटर मॉनिटर। ये पहला यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है क्योंकि कलर इमेज हमें इनके कोटिंग की वजह से ही दिखती है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन पे बम्बार्ड होते हैं लैंथेनॉइड कंपाउंड पे, और ये क्या करते हैं, इन पे जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे तो ये विजिबल लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते स्पेसिफिक वेवलेंथ की, और उसकी वजह से इमेज हमें 3 कलर में दिखती है, 3 कलर निकलते हैं यहाँ से और हमें इमेज क्या दिखती है, कलर दिखती है। तो इट इज़ यूज्ड इन कलर टीवी एंड द मॉनिटर। सेकंड यूज़ है इसका, दूसरा सेकंड यूज़, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस होते, अप्लायंसेस होते, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, एक्टिव आयन को यूज़ किया जाता है लैंथेनाइड मटेरियल के। तो ये मोस्टली यहाँ पे कौन यूज़ होता है, तो लैंथेनाइड मेटल मोस्टली यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है नोटेबल एप्लीकेशन इसका है जो लेज़र होता है, तो लेज़र में इसे यूज़ किया जाता है। तो लेज़र क्या होता है, एक लेज़र है NDYAG, इस लेज़र में इसको यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है देखो, इसे कहा जाता है नियोडायमियम डोप्ड यूट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, एक लेज़र है, इस लेज़र में इसे यूज़ किया जाता है लैंथेनाइड के मेंबर को। थर्ड यूज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है अर्बियम डोप्ड फाइबर, डोपिंग प्रोसेस होती है, डोप्ड फायर, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है। एम्पलीफायर जैसे कोई भी सिग्निफिकेंट डिवाइस है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के डिवाइस में इनको यूज़ किया जाता है। तो पहला यूज़ हमने देखा टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर, दूसरा हमने देखा लेज़र, तीसरा यहाँ पे एम्पलीफायर एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होंगे ये, एंड फोर्थ एंड लास्ट यूज़ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड इन द, जो हाइब्रिड कार्स होती है उनमें ये यूज़ होता है। उसके बाद ये सुपर कंडक्टर के तौर पे भी यूज़ होता है, सुपर कंडक्टर के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा, या इसे यूज किया जाता है टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी लैंथेनाइड्स को यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे इसके क्या थे, प्रॉपर्टीज़ थे। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया, एक्सरसाइज में नहीं है एक्चुअली, आपके पेज नंबर 187 पे आप लोग खुद से करोगे। इंटरनेट माय फ्रेंड करके दिया है उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन बिलो। एक टेबल दिया है उन्होंने और उस टेबल में उन्होंने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए लैंथेनाइड मेंबर के, और उनके एप्लीकेशन आपको नेट पे सर्च करने। तो आज का आपको होमवर्क है वो कि आप क्या करोगे, उसे कंप्लीट करोगे। इंटरनेट माय फ्रेंड फ्रॉम द पेज नंबर 187, टेक्स्ट बुक का 187 पेज नंबर है, वहाँ पे उन्होंने 6 एलिमेंट्स दिए लैंथेनाइड सीरीज़ के और उनके एप्लीकेशन आपको ढूंढने। तो उतना आप होमवर्क कर लो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
हमने तो आज सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका कलर और स्पेक्ट्रा कैसे आता है, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई कैसी इसकी चेंज होती है, और एप्लीकेशन तो हम देख ही चुके। ओके, तो चलो पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।